हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में साइंस स्पेशल की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा को हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसी की आगे चर्चा करते हैं हम विद्युत वाहक बल के बारे में। चलिए तो देखिए अपने टॉपिक पर, विद्युत वाहक बल आखिर है क्या। साइंस स्पेशल में विद्युत वाहक बल, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रूप में जानते हैं। विद्युत वाहक बल किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझना है आपको कि किसी विद्युत ऊर्जा का उत्पादक यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वो ये है कि इसका मात्रक क्या होता है और दूसरा मात्रक इसका क्या होता है। पहला मात्रक जो होता है विद्युत वाहक का वह वोल्ट होता है, और दूसरा मात्रक जो इसका होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का एग्जैक्ट मात्रक क्या होगा। नेक्स्ट बिंदु देखिए कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए। ये भी याद रखना है आपको कि कोई भी परिपथ में 1 कूलाम आवेश यदि आप प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके सेल द्वारा 1 जूल की ही ऊर्जा दी जाए। नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बिंदु देखिए जो होगा सभी, अभी हमको क्या बताया आपको कि सेल के विद्युत वाहक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार आप देख लीजिए जो सेल भी होते हैं वही कई प्रकार के होते हैं, जैसे वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, शुष्क और लेक्लांसे सेल, सीसा संचायक सेल, या 6 सेल बैटरी वाली कार जो होती है उनमें उनका विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। देखिए सेल के जो विद्युत वाहक बल होंगे, जो वोल्टीय और डेनियल सेल, इसका विद्युत वाहक बल में जो मान होगा 1.08 वोल्ट होगा। और वहीं दूसरा देखेंगे शुष्क और लेक्लांसे सेल, तो पूछेगा इसका विद्युत वाहक बल में इसका मान क्या होगा, तो 1.50 वोल्ट इसका मान होगा। और तीसरा है सीसा संचायक सेल, इसका मान कितना होगा, तो 2.0 वोल्ट अर्थात 2 वोल्ट होगा। वहीं पर 6 सेल वाली कार बैटरी में विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है या कितने वोल्ट के बराबर होती है, तो 1.05 वोल्ट के बराबर होती है। यह एग्जाम में पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, यदि आपको कुछ भी वीडियो में मिस्टेक्स या कुछ भी अच्छा लग रहा हो, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए एग्जामों के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं, जो इम्पोर्टेंस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी खराबी इस वीडियो में होती है या कुछ भी गलत आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम आपसे जो भी प्रश्न पूछें उसका उत्तर यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर उत्तर दीजिएगा। पहला आप समझ गए होंगे कि वोल्टी और डेनियल सेल का मान कितना होता है, तो 1.08 होता है। वहीं शुष्क और लेक्लांसे सेल का कितना होता है, तो 1.50 होता है। तीसरा सीसा संचायक सेल का मान कितना होता है, तो 2.0 वोल्ट होता है। वहीं 6 सेल वाली कार बैटरी का मान कितना होता है, तो 1.05 वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बिंदु देखिए, यही आप समझेंगे कि विभवांतर, अभी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था विभवांतर है क्या, और हम जानेंगे कि विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है। क्योंकि विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो वह भी वोल्ट होता है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए हम देखते हैं विभवांतर कह रहा है किसी बंद परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर
कम होता है। वहीं विद्युत वाहक बल में ध्यान देंगे, यह खुले हुए विद्युत परिपथ में सेल के दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर है। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे, यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि विभवांतर किन बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तो कोई भी दो बिंदु होती हैं, कोई भी दो बिंदु उनके मध्य के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। वहीं विद्युत वाहक बल में हम देखेंगे कि यह परिपथ के प्रतिरोध में स्वतंत्र होता है। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध से हमेशा ही स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट बिंदु देखिए क्या है कि परिपथ में समाप्त होने पर बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य हो जाता है। वहीं परिपथ में समाप्त होने पर भी विद्युत वाहक बल विद्यमान रहता है। विभवांतर में देखेंगे, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत वाहक बल का मान कम कब होता है, तो तब होता है जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान हो। दो बिंदुओं के मध्य जब विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। वहीं विद्युत वाहक बल में हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर अथवा अधिक होता है, ना कि उससे कम। सॉरी विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर अथवा अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विभवांतर विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः यह एक परिणाम है। और दूसरे में विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए यह एक कारण है। देखिए ये क्या कह रहा है विभवांतर, कि विभवांतर विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः यह एक परिणाम है। और दूसरा क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए यह एक कारण है। देखिए अगला बिंदु, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ठीक, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो चांदी की जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸, वहीं एल्युमिनियम की 2.7 इंटू 10⁻⁸, वहीं लोहे की तो 10 इंटू 10⁻⁸, पारा की 98 इंटू 10⁻⁸, मैंगनीन की 4.2 इंटू 10⁻⁷। आप सभी पढ़ लीजिएगा, इसमें जितने हैं स्क्रीनशॉट। तांबा की 1.7 10⁻⁸, टंगस्टन की 5.6 इंटू 10⁻⁸, नाइक्रोम की 100 इंटू 10⁻⁸, सिलिकॉन की 6.4 इंटू 10⁻²। वहीं बेहद इंपॉर्टेंट है चांदी। चांदी का आपका पूछता है कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁸। दूसरा शुद्ध जल की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 2.5 इंटू 10⁵। वहीं वायु के पूछ लेगा आपसे, तो 1.3 माइनस 3.3 इंटू 10⁻16। आपको कितना याद रखना है, देखिए पहला, देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। आपको इतने इंपॉर्टेंस हैं, आपको याद रखना है। पढ़ना तो सभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब तक जितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही हमने टिक किया है, आप उसे तो जरूर पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा, प्रतिरोधों का संयोजन। अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रतिरोधों का संयोजन, विभवांतर पढ़ा, विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आखिर प्रतिरोधों का संयोजन होता कैसे है। तो देखिए बिंदु क्या है, यह एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करने की निम्नलिखित विधियां हैं ना, जो होंगी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को संयोजित करने की निम्नलिखित विधियां जो हैं वो इस प्रकार हैं, जो श्रेणी क्रम का संयोजन तथा समांतर क्रम का संयोजन। ना हम कितने बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम का संयोजन होगा और समांतर क्रम का संयोजन होगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम के संयोजन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हो, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए ये एक प्रकार से तार है, समझिएगा, ऐसे तार है, एक पॉइंट ये निकला हुआ है और दूसरा पॉइंट ये निकला हुआ है। क्या कह रहा है, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हो और एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, दोनों कॉम्बिनेशन भिड़े हुए हैं तार के, और एक क्या पूछ रहा है, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ जाए, तो यह किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में, जिसे हम R
R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितने प्रतिरोध होंगे उसमें ऐड होते चले हुए जाएंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है उसमें हम कैसे कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक समझाए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है। देखिएगा क्या है, एक सिरा, ये वाला सिरा ऐसे जुड़ा है, ऐसे गया हुआ है, और एक सिरा फिर पुनः यहाँ से जुड़ के फिर दूसरा R2 बन गया, फिर यही लाइन में दूसरा तीसरा प्रतिरोध एक ही सिरे से जुड़कर तीसरा बन गया। तो आपको क्या समझना है, ऐसे एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, चार प्रतिरोध, पांच प्रतिरोध, कितना हुआ, ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2, ये हुआ आपका R3, ये हुआ आपका R4 और ये हुआ आपका R5। तो जितनी प्रतिरोध की मात्राएं बढ़ती जाएंगी उतने रेजिस्टेंस इसमें ऐड होते जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और प्रतिपथ का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है यही R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। एग्जाम में पूछता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, जितने प्रतिरोध उसमें होंगे वह लगातार ऐड होते हुए चले जाएंगे। यही हम देखते हैं समांतर क्रम के संयोजन के बारे में, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में जानते हैं। तो देखिए, समानांतर क्रम में संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है जो कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाता है या घटाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिरोधों को समानांतर या पार्श्व क्रम, आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको हमेशा समांतर क्रम में ही ऐड करने को नहीं बोलेगा, पार्श्व क्रम श्रृंखला में भी बोलेगा। तो याद रखना, जो पार्श्व क्रम श्रृंखला होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब प्रतिरोधों को समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समानांतर क्रम में संयोजन कहते हैं, जिसे समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। ये भी याद रखना है आपको। क्या कह रहा है कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा वह समान होगा और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये जो धारा है, देखिए ये एक बिंदु है, एक प्रतिरोध ऐसे गया फिर एक प्रतिरोध ऐसे गया R2, एक प्रतिरोध ऐसे आया R3, लेकिन जो मान होंगे, जो धाराएं होंगी, उनका मान अलग अलग होगा, I1, I2 और I3 के रूप में, जिसे हम जानते हैं। और देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे, और बैटरी इसमें ऐड कर देंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, ये हुआ R1, ये हुआ R2 और ये हुआ R3। इसका फार्मूला होता है, या तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछेगा कि समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आखिर होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, समानांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको हम इस पर एक फार्मूला क्रिएट कराते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, आपसे दिया रहेगा क्वेश्चन, ऐसे होगा, यहाँ पर बैटरी बनी होगी, ठीक, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दो प्रतिरोध हो गया और यह तीन प्रतिरोध, जिसका मान 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम है। तो आपको क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक, इसे सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 2 4 5 का लासा कितना होगा, 2 4 5 का लासा ज्ञात करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, और दूसरा हम देखेंगे, एक प्रकार समझिए, यदि एक ही मानो 5 ओम,
यदि कितने हैं 1 2 3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तो क्या होगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो कितना होगा 5/3। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 3/5 होगा। वहीं श्रेणी क्रम में हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है श्रेणी क्रम, आपसे देगा कि कोई भी परिपथ, देखिए एक कोई भी परिपथ है जिसका मान 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम हो, 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम और 8 ओम हो। आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या लगाएंगे, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध आपके पास हों R4 प्लस R5, कितना है R5, तो आपको ज्ञात करना है R1 कितना है 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, कितना 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ऐड करेंगे 5 4 9 6 15 7 22 8 30, तो आपका तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30, आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए देखिए हमने आपको विद्युत धारा का जो टॉपिक है वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, और प्रतिरोध से संबंधित भी क्वेश्चंस आपको हम आगे चल के करा देंगे। इसके पहले हम आपके इस वीडियो के बाद हम जो वीडियो कराएंगे वह एक टेस्ट सीरीज होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि अब तक के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और यह टॉपिक या यह टेस्ट सीरीज जो होगा इन्हीं माध्यमों जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 और यह वीडियो को लेकर पार्ट 3 के रूप में हमने आपको पढ़ाया है, यह सभी जितने क्वेश्चंस होंगे वे सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको जो टेस्ट सीरीज कराएंगे हम उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और उस क्वेश्चनों को देखिएगा कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट या कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने अपनी मर्जी से दिया है। तब मिलते हैं हम आपको एक टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।